हेलो क्लास। आज हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले अगर मैं आपको पुराने जो पिछली वीडियो है उसके बेसिस पे आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ये ऐसे डिवाइस हैं मेरा प्यारा बेटा, जो करते क्या हैं, जो कन्वर्ट करते हैं। अब भाई किसको कन्वर्ट करते हैं? जो कन्वर्ट करते हैं मेरा प्यारा बेटा किसको? जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। और किस में कन्वर्ट करते हैं मेरा प्यारा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये तो हो गया मेरा प्यारा बेटा बात नंबर 1। अच्छा ना, डिफिनेशन किसी ने पूछा तो डिफिनेशन तो बता ले जाओगे। डिफिनेशन क्या हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी डिफाइंड एज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहीं पे मैं आपको कुछ नई बात बताऊं तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अदर 2 नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बेटा? इसको एक तो मैं जानता हूं गैल्वेनिक सेल, इसी को मैं कहता हूं गैल्वेनिक सेल, और मैं इसी को ही एक जानता हूं किस नाम से? वोल्टेइक सेल के नाम से जानता हूं। देखिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं ये अलग अलग नामों से। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या है, उनको ये नहीं पता चल पाता है कि वोल्टेइक क्या है। लगता है उनको कि चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि ये तीनों एक ही चीज़ हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, ये जो तीनों ऑल थ्री सेल्स जो हैं ये आपस में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली में इनका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है डैनियल सेल। अच्छा, क्यों मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के नाम से जानता हूं? एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट थे, एक गैल्वेनी करके और एक आपके थे अलेजेंड्रे वोल्टा। ये 1780 एंड 1800 इसमें इन्होंने क्या किया था? इस सेल को डिस्कवर किया था। इसीलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये तो मेरा प्यारा बेटा बात हो गई एक। पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छे से ये बात सीखी होगी। क्या सीखी थी मेरा प्यारा बेटा बात? कि आपको पता था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 अलग अलग सेपरेट बीकर होते हैं और उनमें इलेक्ट्रोड होते हैं रिस्पेक्टिव। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्यारा बेटा जिसमें एनोड का काम कौन करे? जिंक करे, और कैथोड का काम कौन करे? कॉपर करे। ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम जानते हैं किस नाम से प्यारा बेटा? इसको हम जानते हैं डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम जानते हैं किस नाम से? डैनियल सेल के नाम से। मतलब मुझसे कोई पूछे कि डैनियल सेल है क्या, तो डैनियल सेल एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। बिल्कुल वैसे ही कहानी है जैसे किसी भी मेटल का खराब हो जाना, किसी भी मेटल की अपर सरफेस का डिट्रॉइट हो जाना ऑन द कांटेक्ट ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर, उसको हम बोलते थे किस नाम से प्यारा बेटा? कोरोजन के नाम से। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर मेटल आयरन निकल के आ जाता था तो उसी कोरोजन को हम रस्टिंग के नाम से जानते थे। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड कोई भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड के समय पर एनोड का काम जिंक करे और कैथोड का काम कॉपर करे तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम नाम देते हैं डैनियल सेल। हमारे सिलेबस में डैनियल सेल ही है और हम डैनियल सेल के वर्किंग के बारे में और उसके सारे प्रेजेंटेशन और अनदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं डैनियल सेल का एक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूं, मैं डैनियल सेल को आपके सामने रिप्रेजेंट करूं कि भाई डैनियल सेल जो होता है वो देखने में होता कैसे है, इतना तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि अगर मैं डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करूं तो डैनियल सेल में 2 सेपरेट बीकर होंगे। अच्छा, ये बात तो कोई बहुत कठिन तो है नहीं। चलिए तो यहीं से हम चीज़ें शुरू करते हैं। पहली बात कि भाई ये अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको पता है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? अलग अलग बीकर में होते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको पता था। तो हमने ये एक लेफ्ट साइड में कंटेनर ले लिया, एक राइट साइड में बीकर या कंटेनर ले लिया। अब यहां तक की कहानी हो गई। इसमें हम लोगों ने क्या किया मेरा बच्चा? एनोड को पुट किया।
यहां पर जो एनोड है प्यारा बेटा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, किससे? रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। हमने कहा कि ये एनोड है, थोड़ा चीजों को ध्यान दीजिएगा। हमने प्यारा बेटा क्या बोला कि ये भाई क्या है? एनोड है। और ये एनोड जो है ये एक्चुअली में यहां पर किस मेटल को लिया गया? जिंक को लिया गया, क्योंकि भाई ये डैनियल सेल के बारे में सीखा जा रहा है, उसकी वर्किंग के बारे में सीखा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एनोड का काम जिंक करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रोड लिया है जिसे हम जानते हैं किस नाम से? कॉपर के नाम से। यहां पर कॉपर को कैथोड के तौर पे कंसीडर किया गया। ये तो एक बेसिक एजम्पशन है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इन्हीं इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करेंगे, इन्हीं मेटल को एज अ इलेक्ट्रोड लिया जाएगा केवल और केवल, तभी उसको हम डैनियल सेल कहेंगे। यहां पर अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, मैं चूंकि वर्किंग सिखा रहा हूं तो मैं अभी स्टार्टिंग में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर रहा हूं। बिना सॉल्ट ब्रिज के बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसे वर्किंग हो रही है उसके बारे में थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। यहीं पे हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए प्यारा बेटा। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है प्यारा बेटा वो जिंक का लिया है। अब जिंक सल्फेट भी ले सकते हो, जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए प्यारा बेटा? 1 मोलैरिटी। तो आपने 1 मोलैरिटी का जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में ले लिया। एक्वस मीन्स क्या? वाटर के अंदर जिंक सल्फेट मिला हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट अगर वाटर के अंदर जैसे आता है, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो पहले ही ब्रेक कर जाएगा किसमें? आयंस में। दैट्स मीन जो जिंक सल्फेट है वो जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फेट के जो आयंस हैं वो ऑलरेडी ब्रेक हैं Zn2+ की फॉर्म में और SO4 2- की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोगों ने किया क्या प्यारा बेटा? दूसरी तरफ हम लोगों ने कॉपर का एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। जैसे आपने यहां पर जिंक सल्फेट लिया है, ले तुम कोई भी सकते थे, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, लेकिन हम लोग सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट ले लिए एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म क्लियर हो गया होगा कि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये आयन की फॉर्म में प्यारा बेटा क्या है? ब्रेक है। आयन की फॉर्म में ब्रेक होने का मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर SO4 2- और Cu2+ इस तरीके से ब्रेक होंगे। ये तो कहानी हो गई स्टार्टिंग की। वर्किंग पे जाने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इन दोनों को वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। मैंने इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया प्यारा बेटा? वोल्ट मीटर के थ्रू आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ये स्टार्टिंग का एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से मैंने समझाया बच्चा। अब इस रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जैसा कि तुमको पता है कि लेफ्ट साइड में, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट साइड जो कंटेनर है दैट इज राइट साइड। लेफ्ट साइड में ये जो जिंक है ये कैसा काम कर रहा है? ये एनोड का काम कर रहा है। यहीं पे जो कॉपर है वो कैसा काम कर रहा है प्यारा बेटा? ये कैथोड का काम कर रहा है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड एक शॉर्टकट याद रखो। आप एक टर्म याद रखो जैसे जिसे हम कहते हैं लोन। इससे चीजें कंफ्यूज नहीं होगी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी होगी। यहां पर जो L है दैट रिप्रेजेंट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक्चुअली में ए बोले तो एनोड, वो है क्या? एनोड है। उस पे होगा क्या प्यारा बेटा? उस पे होगा ऑक्सीडेशन। और वो किस टर्मिनल का काम करेगा? वो निगेटिव टर्मिनल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। अभी आगे चल के हम सीख भी लेंगे क्यों वो निगेटिव टर्मिनल लिया गया। लेकिन अगर आपको वर्ड याद रखना है तो आप इस शब्द को याद रखिएगा जिससे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेफ्ट साइड में एनोड रहेगा, लेफ्ट साइड में एनोड रहेगा, ऑक्सीडेशन उस पे होगा, निगेटिव टर्मिनल के तौर पे लिया जाएगा एनोड को। अब सबसे पहले मैं पिछली क्लास में भी ये बात बता चुका हूं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो अगर मैं इसकी वर्किंग के बारे में बोलूं और स्टार्टिंग करूं तो सबसे पहले होगा क्या प्यारा बेटा? सबसे पहले ये जो एनोड है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ये जो एनोड है प्यारा बेटा, ये एनोड एक्चुअली में इस पे ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब भी तुम समझते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे होगा क्या कि जो जिंक के एटम हैं वो जिंक के एटम ऑक्सीडेशन करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। कहानी समझ में आ रही होगी।
मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो जिंक के एटम है, ध्यान दीजिएगा चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फिर हमने क्या कहा कि ये जो जिंक के एटम हैं, ये जिंक के एटम धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके Zn2+ की फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और ये एटम आयोनाइज हो गए Zn2+ की फॉर्म में जब कन्वर्ट होते जा रहे हैं और वो सॉल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं, धीरे धीरे Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर आता जा रहा है। क्लियर प्यारा बेटा? और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं सर, वो क्या हुआ? बिल्कुल सही बात, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं प्यारा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू क्रॉस होते हुए पहुंचेगा कहां पर? कैथोड पे पहुंचेगा। अब एक बात ध्यान रखो, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम निगेटिव टर्मिनल के तौर पे कंसीडर करते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, अगर अब ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर में बड़े काम की चीज है। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्लो करता है मेरा प्यारा बेटा कहां? एनोड टू कैथोड। मे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ जाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन किधर होती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट हम मानते हैं करंट के फ्लो को। तो मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत पड़ जाए कि भाई ये करंट का फ्लो कैसे किधर होता है, भाई ये करंट का जो फ्लो है, ये करंट का फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। लगभग कहानी बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे चल रही थी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इन निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया गया कॉपर के ये आयंस। जैसे ये कॉपर के आयंस इनको अट्रैक्ट करेंगे, यहां पे चूंकि रिडक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात मेरा प्यारा बेटा, कैथोड पे होगा क्या? ध्यान दीजिए, कैथोड पे रिडक्शन होगा और ये जो Cu2+ के आयन हैं ये इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर की फॉर्म में इसके ऊपर धीरे 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 डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जो कॉपर के आयंस है, ये कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जो कि आ रहे हैं एनोड से, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके इस रॉड के ऊपर क्या होते चले जाएंगे? डिपॉजिट होते चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर एटम्स आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं और सॉल्यूशन में जा रहे हैं, क्योंकि इसके एटम आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इस रॉड की जो थिकनेस होगी वो कम होती चली जाएगी। इस रॉड की जो थिकनेस होगी वो धीरे 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 प्यारा बेटा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। मतलब मैं अगर देखूं, मैं इधर बोलूं ये ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर मैं इस साइड में आपके राइट साइड में ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करूं, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है, करंट कैथोड टू इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव कर रहा है, करंट कैथोड टू एनोड मूव कर रहा है। हमने क्या देखा प्यारा बेटा कि जो एनोड है, हमने क्या देखा कि जो एनोड है, इस एनोड की जो थिकनेस है, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने ये देखा कि जो एनोड की थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वहीं पे जो कैथोड है प्यारा बेटा, देख लीजिए आपको दिख भी रहा होगा, और जो कैथोड की थिकनेस है प्यारा बेटा, वो कैथोड की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे होंगे। अगर वर्किंग को समझना है तो वर्किंग को समझने के लिए कुछ प्रॉपर चीजें इस तरीके से आप समझ के चलिएगा। लगभग एक आइडिया है आप पे, यहाँ बल्ब लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो व्हिच इज नोन एज करंट, करंट के कारण ये बल्ब भी ग्लो करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक सिंपल वर्किंग समझ में आ रही है। हमने क्या देखा कि यहां से एनोड से जिंक एटम आयन में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हुआ, इलेक्ट्रॉन पहुंचे कैथोड पे, वहां इस राइट साइड में जो कॉपर के आयन है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होते जा रहे हैं? डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहा, लेकिन अचानक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बेटा। अचानक क्या हो गई प्यारा बेटा? यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई प्यारा बच्चा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अचानक कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक गया भाई। अब बड़ी समस्या आ गई कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक क्यों गया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि क्या यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखिएगा पहले से Zn2+ थे, कुछ और एक्स्ट्रा Zn2+ आ रहे हैं तो यहाँ पर Zn2+ जो है उस Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है प्यारा बेटा, इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे राइट साइड में मैं पूछूं तो Cu2+ का, तो Cu2+ तो कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। अब Cu2+ अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो कॉपर के कंपैरिजन में, कॉपर के आयन के कंपैरिजन में सल्फेट का जो आयन है उनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें, भाई पहले इक्वल नंबर के थे, भाई ये तो कॉपर एटम की फॉर्म में डिपॉजिट हो गए, तो सॉल्यूशन के अंदर तो सल्फेट के आयन ज्यादा हो जाएंगे ना। या इनडायरेक्टली भाषा में मैं क्या कह सकता हूं कि सल्फेट के आयन धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होते चले जाएंगे। तो इसके कारण होगा क्या, इसके कारण क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसके कारण ये होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आ भी गए तो ये जो निगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा हुआ है, ये निगेटिव चार्ज रिपल करेगा और इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। Zn2+ इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, सल्फेट SO4 आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो भाई समस्या आ गई। इसी समस्या से बचने के लिए अचानक यहां पर आता है शक्तिमान बन के कौन, यहां पर आता है सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज जो होगा वो इस प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। अब भाई सर सॉल्ट ब्रिज क्या है, पहले ये समझ लो, नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ब्रिज मतलब जो जोड़े, इन दो इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ने का काम करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज में कुछ खास बात नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा, कोई खास चीज नहीं है, बस ये क्या है, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप में, एक इन्वर्टेड यू शेप में एक ग्लास ट्यूब यहां पर लगा दी गई। भाई ये ग्लास ट्यूब हमने बना दिया, एक इन्वर्टेड शेप में हमने यहां पर एक ग्लास ट्यूब लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा एक आपने यू शेप में इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब यहां पर कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया मैंने, यहां पर माना रिबन हमने लगा दिया, रिबन से इसको रोक दिया है। अब ये जो ग्लास की इन्वर्टेड यू शेप है, इसके अंदर भरा होता है प्यारा बेटा क्या, इसके अंदर भरा होता है एक जेल। ये जल जो होता है, इस जल को हम जानते हैं किस नाम से, अगर अगर जल के नाम से जानते हैं। ये अगर अगर जल जो होता है ये एक एक्वेटिक प्लांट जो कि थाइलोफाटा फैमिली का आता है, उससे बना होता है। ये जो अगर अगर जल यहां पर भरा हुआ है, माना हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने कहा माना ये जेलिस फॉर्म में जल यहां भरा हुआ है, अगर अगर जल जो कि एक एक्वेटिक प्लांट से बना हुआ है। देखते हो जैसे एलोवेरा को जब पत्ती को हटाओ ना तो एक देखते हो जेलिस फॉर्म में कुछ कंटेंट रहता है, वैसे ही ये एक एक्वेटिक प्लांट से बना हुआ था और उसको अगर अगर जल हमने नाम दिया। उस अगर अगर जल के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर एक्चुअली में आयंस हमने भर के रखा हुआ है, दैट इज KCl। यहाँ पर हमने KCl या KNO3 या फिर KNO3 आयन जो है वो यहाँ पर आपने भरा हुआ है, KCl या KNO3 आयन भरा हुआ है। मन में आएगा कि भाई क्यों जबरदस्ती है क्या KCl भरा हो, NaCl क्यों नहीं भरा हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों NaCl नहीं हो सकता है। अभी तो इतनी कहानी आई, बात तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बोल दी थी कि नहीं भाई शक्तिमान बन के आ गया सॉल्ट ब्रिज और सारी समस्या दूर कर देगा। कैसे दूर करेगा वो भी देखते हैं, समस्या कैसे दूर करेगा। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई समस्या थी क्या। समस्या ये थी कि इधर Zn2+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया था जो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ है, इससे क्लोराइड आयन, निगेटिव आयन इस तरफ आएंगे और जैसे निगेटिव आयन इधर आएंगे ये इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब Cl- इधर आएगा और Cl- आयन Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा। यहां पर जो सल्फेट आयन ज्यादा थे तो यहां पर क्या आएगा K+ और K+ आएगा, वो इधर आकर मेरा प्यारा बेटा इन निगेटिव आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इधर जो एक्सेस में Zn2+ का पॉजिटिव चार्ज था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया और दूसरी तरफ जो एक्सेस में निगेटिव चार्ज था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। ये वो एक्सेस चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा था। फिर फाइनली क्या होगा, प्रॉब्लम जो वो आयंस एक्सेस वाले दूर हो गए, दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो NO2 कैथोड चलने लगेगा। करंट का फ्लो किधर से किधर, कैथोड टू एनोड। गुड। तो ये काम है सॉल्ट ब्रिज का। एक्चुअली में यहां पर हम केवल उन इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
यहां पर हम उन इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं जिनके आयंस की जो मोबिलिटी है, जिनके आयंस की मोबिलिटीज का रेट जो है वो लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेट क्या होना चाहिए, सेम। और आयंस की मोबिलिटी का रेट लगभग लगभग सेम कब होगा जनरली, अगर अदर फैक्टर को हटा दिया जाए तो जब उनका जो कैटायन है और उनका जो एनायन है, इनका जो साइज है एनायन, यहां पर कैटायन और जो एनायन है इनका जो साइज जो है, इनका जो साइज है वो लगभग लगभग क्या हो, सेम हो। यही खास बात होती है K प्लस और Cl माइनस में। K प्लस और Cl माइनस में लगभग लगभग साइज सेम होता है, लेकिन NaCl में नहीं होता है। अब तुमसे कोई पूछ ले भैया हम NaCl क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो NaCl आप इसलिए नहीं यूज करते हो क्योंकि इनका जो साइज होता है वो कैटायन और एनायन का सेम नहीं होता है। जब कैटायन एनायन का साइज सेम नहीं होगा तो मोबिलिटी रेट अलग अलग होगा। मोबिलिटी रेट जब अलग रेट से वो दोनों जाएंगे दोनों तरफ, तो एक साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो ये तो कहानी हो गई। तो मतलब मैं मान के चलूं कि तुमको जो वर्किंग है, ये वर्किंग जो है कैसे वर्क करता है प्यारा बेटा डैनियल सेल, उस डैनियल सेल के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया। मैं अगर चीज़ों को रिवाइज कराऊं, थोड़ा बताऊं फिर से, तो मैंने सिखाया क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही डैनियल सेल बोलते हैं, उन्हीं को वोल्टेइक सेल बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड जो होंगे उसमें एनोड का काम जिंक और कैथोड का काम कॉपर करेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या नाम देंगे, डैनियल सेल। और डैनियल सेल की एक वर्किंग हमने बताया, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज कैसे काम कर रहा था वो भी बताया। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक काम भर का अच्छा क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 मार्क में ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है जो कि सीख भी लिया है। वो क्या है, कैथोड में यहां बना दे रहा हूं थोड़ा सा। वो क्या है मेरा बच्चा कि क्या भैया एप्लीकेशन होती है या फिर यूज क्या है, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है कि भैया सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यूज तो पता ही है कि दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों सॉल्ट को। तो ये क्या करता है, इट इंटरकनेक्ट, ये क्या करता है, ये इंटरकनेक्ट करता है, इट इंटरकनेक्ट बोथ हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 मेरा प्यारा बेटा क्या हो गया, बात नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो दोनों हाफ सेल होता है इसके इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, दैट इज आउटर सर्किट, ये इनर सर्किट। ये क्या करता है, ये कंप्लीट करता है, ये क्या करता है, ये कंप्लीट द इनर सर्किट। ये जो इनर सर्किट होता है, इनर सर्किट जो होता है ऑफ सेल के इनर सर्किट को जोड़ने का काम करता है। थर्ड वन जो कि मेन काम था, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है मेरा प्यारा बच्चा, मेंटेन करता है। और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे ये प्रिवेंट करता है, ये क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये प्रिवेंट करता है क्या, प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब ये नया चीज आ गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में चीज़ें हैं, ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, बस हल्का से एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, शायद काम चल जाए उससे। ऐसे मान के चलो कि चूंकि यहाँ पर धीरे धीरे Zn2+ आयन ज़्यादा हो गया था, एक लगभग अंदाजा लग जाएगा। तो Zn2+ आयन हमने कहा माना ज़्यादा हो गया, और Zn2+ आयन लेट सपोज ये यहाँ तक हल्का सा पहुँचे, ठीक। दूसरा प्यारा बेटा, अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए थे, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए थे। अगर सॉल्ट ब्रिज ना यूज करें, केवल एक बस नॉर्मल ग्लास ट्यूब यूज कर लें, एक नॉर्मल पाइप यूज कर लें, नॉर्मल ये ग्लास ट्यूब यूज कर लें, तो Zn2+ के आयन यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक। यहीं पे ये सल्फेट के आयन यहाँ तक आ जाएंगे, ये सल्फेट के आयन यहाँ तक आ जाएंगे। अब देखो हुआ क्या, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया, इधर निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया। एक तरफ जब पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और एक तरफ जब निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा प्यारा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को अपोज करेगा, जो कि गलत बात है।
तो ये करेगा क्या कि भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो इधर से भी जो निगेटिव चार्ज है Cl माइनस आयन, वो Cl माइनस आयन इधर से भी न्यूट्रलाइज करते हुए आएगा और ये इसको भी न्यूट्रलाइज करते हुए आएगा। तो ऐसा कोई पोटेंशियल जंक्शन पे क्रिएट नहीं होने देगा। इस तरीके से लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होने से बच जाता है और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा मेरी बात? लगभग वर्किंग समझ में आ गई होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जरूर ध्यान देना प्यारा बेटा। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 मार्क में ये क्वेश्चन तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। दोनों हाफ सेल को इंटरकनेक्ट करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है इन बोथ हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में। एंड ये समथिंग, क्योंकि इस लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। और दूसरी साइड में रिडक्शन हो रहा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं मेरा प्यारा बेटा? रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जानते हैं। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स कपल, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन, और चूंकि 2 हैं इसलिए कपल, इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स कपल। तो ये इतनी बेसिक वर्किंग और इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। बताइए जरा, किधर से करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एनोड टू कैथोड। लगभग इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, कुछ थोड़ी नई चीजें समझने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लगभग वर्किंग समझ में आ गया। अगर वर्किंग मुझसे कहेगा तो मैं मान के चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम लोग वर्किंग समझा भी ले जाओगे और अगर बोर्ड में आएगा तो लिख भी ले जाओगे। और जो सॉल्ट ब्रिज का यूज होता था वो यूज तो अच्छे से याद हो ही गया होगा। सॉल्ट ब्रिज जो यूज होता है वो दोनों हाफ सेल को जोड़ता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। एक चीज और समझो, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो ऑन डैनियल सेल। आप डैनियल सेल पे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो उसका क्या यूज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? एक ये काम, या इसी चीज को कभी कभी 1 नंबर में पूछ सकता है, किस नाम से? रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल। ये चीज समझो। यहां पे 3 कंडीशन में बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि माना भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना था, एक देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने थोड़ा सा हल्का सा स्मॉल बना रहा हूं, तो ये 3 कंडीशन बनानी थी, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बना दी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, एक में एनोड एक में कैथोड, ये दोनों को जोड़ दिया गया और ये यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज आ गया भैया, ये सॉल्ट ब्रिज आ गया, ठीक, ये सॉल्ट ब्रिज है। सिमिलरली ये कंडीशन हो गई ए। दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ, फिर से हमने एक बनाया मेरा प्यारा बच्चा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तरफ एनोड होगा, एनोड का काम कौन करता है? जिंक। एक तरफ कैथोड होगा, कैथोड का काम कौन करता है? कॉपर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे होंगे अपने, इसमें सॉल्ट ब्रिज हमने यूज कर लिया, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। ये कंडीशन हमने बी मान ली और ये आपने टर्मिनल जोड़ दिया। एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आयन इलेक्ट्रॉन जो नहीं थे वो कम नहीं हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि Cu+ गेन करके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया था। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो जा रहे थे, डिफिशियंसी हो जा रही थी, इसलिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है। थर्ड कंडीशन एक ले लेता हूं इसी जैसा। थर्ड कंडीशन में हमने कहा कि फिर से तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डैनियल सेल फिर से बनाया हमने। ये एनोड हो गया प्यारा बेटा, जो एनोड का काम जिंक करता है। ये कैथोड हो गया जिसका काम कॉपर करता है। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक। ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, लगभग आपको पता है निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे रहा हूं। अब हमने कहा कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये माना आपका थर्ड कंडीशन है सी, जो एक्सटर्नल जो एक्चुअली में डैनियल सेल का एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग 1.10 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, ठीक। अब आपने अगर अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी किया, अगर आपने अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, हमने कहा कि भैया तुमने अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन कर दिया।
अब ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, माना ये 1.1 वोल्ट से कम हो तब क्या होगा, माना ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट के इक्वल हो, या वो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हो वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो। तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 1.1 वोल्ट से कम होगा तब तो ज्यादा नो इफेक्ट, एक तरीके से इफेक्ट तो पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन और करंट के फ्लो में डायरेक्शन में कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब भाई अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस है तो फर्क तो पड़ेगा ही हल्का फुल्का, लेकिन अब ये होगा कि अभी भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है वो एनोड टू कैथोड ही रहेगी, और जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो कैथोड टू क्या रहेगी, एनोड रहेगी। सब कुछ वही, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे और करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करेगा। यहीं पे जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन तब है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन 1.1 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ध्यान दे बेटा, जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर रख दिया, इस यहां भी 1.1 वोल्ट था, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये तो बहुत अच्छे से पता है, करंट तो तब भी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई हीट तब फ्लो करती है जब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस हो, वाटर तब फ्लो करता है जब लेवल में डिफरेंस हो, और करंट तब फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक, तो यहां पे चूंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, अपोजिट कैंसिल आउट हो गया, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया मेरा प्यारा बेटा, 0, तो करंट जो होगी वो फ्लो नहीं करेगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लो करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना तो करंट फ्लो करेगा, मतलब सेल एक तरीके से डेड हो गया यहीं पे। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल, काफी इंपॉर्टेंट ये थर्ड जो कंडीशन है, कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो चूंकि अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा प्यारा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, वो कैथोड से एनोड होगा, और करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगा, एनोड टू कैथोड होगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल। अच्छे से बैठा लो दिमाग में, एक नंबर में आता है ये कई बार कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल को एक्सप्लेन करो, तो यही बोलोगे कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल तब होता है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा दो। किसमें, डैनियल सेल में। जैसे डैनियल सेल में एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दोगे तो ये कहानी आ जाएगी। आप लोगों ने जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट लिया था डैनियल सेल में, वो 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये भी फिक्स था वहां पर, थोड़ा प्रेजेंट नहीं कर पाया था। ठीक, ये छोटी सी चीज याद आ गई जो स्किप हो गई थी। ये इतनी बात तो दिमाग में आ गई मेरा प्यारा बेटा। तो उससे पूछेगा बताओ रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गई तो ऐसी कंडीशन में सेल रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन सारी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ये बात लगभग अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, देखते हैं कि आगे का भाई क्या कॉन्सेप्ट है। आगे के कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। जो मेरे सामने आगे का कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप सीधी सी भाषा में बोलो, ज्यादा कठिन चीजों को नहीं लेके चलते। देखिए मेरे सामने जो नेक्स्ट अब टर्म आता है प्यारा बेटा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, सब समझ लिया। और चीजें पढ़ने से पहले रिप्रेजेंटेशन ही सीख लेते हैं क्यों ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है प्यारा बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड में चूंकि एनोड, तो पहले एनोड रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 वर्टिकल लाइन होती है, और राइट साइड में क्या होता है, कैथोड। ये एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो 2 वर्टिकल लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं, ये दोनों वर्टिकल लाइनें जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब मैं डैनियल सेल को अगर रिप्रेजेंट करूं, मैं अगर डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ये भी देखिए। डैनियल सेल में एनोड, और अच्छा अगर एनोड पे माना कोई कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर दीजिए इलेक्ट्रोलाइट का। अगर इसका सेल पोटेंशियल पता है तो सेल पोटेंशियल लिख दीजिए साइड में सेमी कॉलम देखें। आप इस तरीके से जनरली रिप्रेजेंट करते हो। देखिए डैनियल सेल में, एनोड में डैनियल सेल में कौन था, जिंक। किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। हमने कहा इसका कंसंट्रेशन C1 हो गया,
दो वर्टिकल लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को। राइट साइड में कैथोड क्या हो रहा था, Cu2+ आयन किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉपर में। भाई इसका जो भी कंसंट्रेशन हो, और लगभग जो सेल पोटेंशियल था वो कितना था प्यारा बेटा, 1.10 वोल्ट। ये देखो रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसी रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी रिप्रेजेंटेशन दे रखा होता है, आपको कंप्लीट इक्वेशन लिखनी होती है। भाई जैसे ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, अब इस रिप्रेजेंटेशन से ये काम आएंगी छोटी छोटी चीजें। इस रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे, तो पहले एनोड की इक्वेशन लिख दो। एनोड पे देखो क्या है, ये बहुत काम आएगी चीज आगे चल के। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। कैथोड देखो, कैथोड पे कौन था, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। दोनों एनोड और कैथोड की इक्वेशन जोड़ दीजिए। शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होने चाहिए, इक्वल है ये कट गया, आगे चल के यही नंबर n की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो इक्वेशन देखो कंप्लीट क्या बन के आ गई, Zn + Cu2+, ये दे क्या रहा है प्यारा बेटा, Zn2+ + Cu दे रहा है। देखिए हो गया कहानी। यहीं पे सिमिलरली मैं प्रैक्टिस और कर लेता हूं। अगर माना मेरे सामने प्यारा बेटा एक ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो कोई भी इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है। एक हमने इलेक्ट्रोड ऐसे बना दिया, अब कोई भी हमने मान लिया कि जरूरी नहीं है कि कहानी ऐसी ही हो, पॉसिबल हो नहीं पॉसिबल हो, सेल क्या है, एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं केवल, ठीक। अब इससे तुमको पूरी इक्वेशन बनानी है। तो एनोड की इक्वेशन देखो, एनोड में एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कौन, Zn2+, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए मैंने बोला कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ, 6 यहाँ, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 2 यहाँ और 6 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कट गए। पूरी इक्वेशन देखो क्या निकल के आएगा, 2Al + 3 Zn2+, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Al3+, और यहाँ पर किस में आ गया, 3 Zn में कन्वर्ट हो गया। ये देखो रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान रखो। अब लगभग चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं अगली वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चूंकि एब्सोल्यूट रूप से मेजर नहीं कर सकते हैं, हम केवल 2 इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, इसलिए हम SHE यूज करते हैं या NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो क्या होता है, E0 सेल निकाला कैसे जाता है, ये टॉपिक कवर करने के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक क्लियर करूंगा। और आफ्टर दैट हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा किसी अदर कंडीशन पे आपको सेल पोटेंशियल या EMF निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यूज करोगे नॉन-नेस्ट इक्वेशन। हम नॉन-नेस्ट इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास में केवल हम लोगों ने डेनियल सेल की वर्किंग, उसके प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन से इक्वेशन लिखना और एंड वाइस वर्सा चीजें सीखी। इतनी बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, चीज़ों को प्रॉपर्ली ध्यान में चलते जाओगे समझते हुए, तो सब कुछ आसान रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करोगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।